हेलो बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल न्यू इंडियन एरा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा है मैथमेटिकल मेथड्स का पार्ट 5। अब तक हमने उसके 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया, वो भी एकदम अच्छे से, एकदम एक एक कंसेप्ट को एकदम अच्छे से बताकर। अगर आपने अभी तक वो चारों पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए उन चारों पार्ट्स को देखिए, तब पार्ट 5 के ऊपर आइए। आज हम लोग जो पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन और तो ये जो टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक में क्या है कि हमारा जो फिज़िक्स है ना, वो फिज़िक्स 98% सिर्फ इन दो टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। कि अगर मुझे फिज़िक्स को अपने पेपर के ऊपर नोट डाउन करना है, अगर मुझे अपने फिज़िक्स को अपने क्वेश्चन पेपर या बुक के ऊपर नोट डाउन करके लेना है, तो मुझे इन दो मैथमेटिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इनके बिना फिज़िक्स को वर्डिंग्स में नहीं उतार सकता। मतलब मुझे फिज़िक्स को पेपर पे उतारने के लिए ये दो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो ओके, हम आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, आपको सामने दिख रहा है कैलकुलस। हम लोग जो पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम ही है कैलकुलस। कैलकुलस मतलब क्या है? कैलकुलस में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। कैलकुलस का हमारा दो पार्ट होता है। एक पार्ट का नाम होता है डिफ्रेंशिएशन और एक पार्ट का नाम होता है इंटीग्रेशन। एक का नाम क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन और एक का नाम होता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैलकुलस इज द सोल ऑफ फिजिक्स। कैलकुलस इज द सोल ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या है कि बिना कैलकुलस के फिजिक्स को समझना इट्स नथिंग टू इम्पॉसिबल है। कि अगर मुझे फिजिक्स को समझना है तो ये जो कैलकुलस है वो क्या है? हमारा सोल ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स को अच्छे से समझना है या उसको किसी पेपर के ऊपर नोट डाउन करके लेना है, तो कैलकुलस का आना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस का इनडायरेक्ट मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए दो साइन होते हैं। जो हमारा डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है, डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है, उसको हम लोग d/dx से लिखते हैं। उसको किससे लिखते हैं हम लोग? d/dx से लिखते हैं। कभी कभी d/dt से भी लिखते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर d/dt रहते हैं हम लोग। तो ये दोनों साइन उसके लिए होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों साइन यूज़ किए जाते हैं। और रही बात इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के हम लोग कुछ ऐसा साइन यूज़ करते हैं। ये जो मेरा साइन है ना, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ dt। बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही 4 सिंबल के ऊपर झूलता रहता है। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कि मेरा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन से। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग के लिए या नीट के लिए, नीट, CET, JEE, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसमें रहता ही रहता है। अगर आपको इनके बेसिक कंसेप्ट्स नहीं मालूम है तो आप उनको कर नहीं सकते। इसलिए आपको इनके बेसिक कंसेप्ट्स मालूम होना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊं कि मैथ्स को इमेजिन कैसे किया जाता है। अब तक तो हमने फिजिक्स में जितना भी कुछ देखा और अभी तक जितना भी हमने देखा है, तो हमको मालूम है कि हम लोग एक पॉइंट पे फिजिक्स को इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स को इमेजिन कैसे किया जाए? हम प्लस को, माइनस को, यहाँ तक कि मल्टीप्लाई को भी इमेजिन करके देख सकते हैं। लेकिन मैथ्स में एक ऐसे टर्म को जो हमने फर्स्ट टाइम देखा है, d/dx और d/dt, उसको इमेजिनेशन में लाना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। तो आज वो सब सीखोगे आपकी हाउ टू इमेजिन अ मैथ्स। क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम वेरी बेसिक कंसेप्ट है ना, कि किसी भी चीज़ को सोच कैसे सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ सोचना आ गया तो आप वो चीज़ को पढ़ भी लोगे, एकदम सिंपल से पढ़ लोगे आप उसको। ओके, तो आज हमको सिर्फ यही करना है कि उस चीज़ को इमेजिन कैसे करना है। मतलब किसी चीज़ को भी अगर हम सोच सकते हैं तो JEE, CET, नीट का पेपर कोई टफ नहीं है। अगर आप उसको इमेजिन में ला सकते हैं अपने, तो आप उसका सॉल्यूशन भी अपने सोच में बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक के नाम है आज हमारा डिफ्रेंशिएशन। अभी जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे सिंपल हमको क्या करना है? अभी हम लोग को मैथ्स की ओर जाना है, फिजिक्स का हेल्प लेकर। मतलब हम फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को देखते हुए मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग। ओके, चलिए मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ फिजिक्स का ही। यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है। अगर मैंने उसको यहाँ से नीचे फेंका
मैंने इसको यहाँ से नीचे फेंका, मेरा बॉल यहाँ पे आया, मेरा बॉल यहाँ पे पहुँच गया वो। अब मैंने क्या बोला कि उसने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस x कवर किया, उसने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस x कवर किया है और वो किसी टाइम t में यहाँ पे पहुँचा, वो किसी टाइम t में यहाँ पे पहुँचा है और जो उसका एक्सेलरेशन है वो मैंने g के बराबर मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको एक बात मालूम होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट से फेंका जा रहा है और ये एट रेस्ट है, वो एट रेस्ट पे हो, जिसकी u 0 हो, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो g के बराबर होती है। वैसे तो g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम लोग उसकी वैल्यू 10 मान के लिया। ओके, तो अगर मेरी इसकी वैल्यू 10 मिल गई और अगर मुझे कैलकुलेट करने की मेरा इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम सबको मालूम है कि हमारा एक इक्वेशन होता है s = ut + हाफ et²। ये मेरा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है। अब मैंने क्या किया, मेरा u तो 0 मतलब ये टर्म मेरा निकल गया, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे इंटू 10 और टी स्क्वायर वैसे होगा। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने x, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 5 10, मतलब x = 5t²। ओके, अब जिन बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ के रखा है, मतलब अगर आप 11th के 3-4 महीने आपको हो गए और अगर आपके अलग अलग कोचिंग्स में आप लोग होंगे, तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का मतलब तो मालूम ही होगा या फिर आपको किसी ने बताया ही होगा कि डिफ्रेंशिएशन d/dx होता है। अभी हम लोग देखना कि फिजिक्स से मैथ्स में कैसे घुसते हैं, फिजिक्स का रास्ता लेके हम लोग मैथ्स में कैसे जाते हैं। मैं आपको इमेजिन करना सिखा रहा हूँ कि हाउ टू इमेजिन डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का जो कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, वो फार्मूला कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, वो फार्मूला डिराइव होने के बाद उसका डेरिवेशन बना है, समझे। फार्मूला डिराइव पहले हो चुका था, निकलने के पहले फार्मूला डिराइव हो चुका था उसका। तो बस हमें वो जो सोच है ना उसको डेवलप में ला, वी हैव टू डेवलप आवर थिंकिंग। हम लोग को उस सोच को, उस थिंकिंग को डेवलप करना है आज के लेक्चर में। तो मेरे को क्या मिला, x = 5t² मिल गया। ओके, बट अगर अब मैं फिजिकल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पेन और पेपर के लेवल पे आ गया हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं मान के चलूँ कि ये मेरा जो डिस्टेंस है बॉल के गिरने का यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है मेरा 10 सेंटीमीटर, ये टोटल है मेरा 10 सेंटीमीटर। ओके, बट जब मेरा बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये डिस्टेंस कुछ मेरा हो 9.9999। सरफेस को टच नहीं किया उसने, सरफेस को टच करने ही वाला है, वो सरफेस को टच करने ही वाला है कि मैंने बोल दिया कि 9.9999 पे मेरे को इसकी वेलोसिटी चाहिए, 9.99 से मेरे को इसकी वेलोसिटी चाहिए सरफेस को टच करने के लिए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जब मेरा बॉल यहाँ से गिरा, उसने जब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 9.999999, तो जो डिस्टेंस बचा हुआ है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी वेलोसिटी या उस वेलोसिटी क्या होगी मुझे वो फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन तो मालूम है, एक्सेलरेशन मेरा g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का इक्वेशन भी मालूम है और हम लोग टाइम भी देख सकते हैं वॉच लगाकर कि उसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में इतना समय लगा। बट वेलोसिटी क्या होगी, मुझे वेलोसिटी जाननी है, लेकिन सिर्फ उस एक पॉइंट की जाननी है, मुझे सिर्फ उस एक पॉइंट की जाननी है। अब उस पॉइंट की क्यों जाननी है मैं वो भी बताऊँगा आपको। ओके, तो मुझे सिर्फ उस पॉइंट की जाननी है, तो पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा मेरा 0.0001 इतना डिस्टेंस होगा। अभी डिस्टेंस देखिए कितना छोटा है, ये डिस्टेंस कितना छोटा है, इसको मैं बोल के अप्रोक्सीमेट 0 भी बोल सकता हूँ ना, कि ये डिस्टेंस को मैं 0 भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को 0 नहीं बोलना है, मेरे को इसको यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को ना थोड़ा जूम किया, जैसे आप मोबाइल में नहीं है किसी फोटो को जूम दिखते हो, तो वैसे मैंने इस डिस्टेंस को थोड़ा जूम किया और मैं यहाँ पे आया। तो वो जो मेरा डिस्टेंस था तो मेरे को यहाँ पे मैंने उसको क्या बोला कि ये जो इतनी लेंथ है मेरी 0.00001 के बराबर है, लेकिन मैंने इसको नाम क्या दे दिया डेल्टा एक्स, क्योंकि ये बहुत छोटी लेंथ है, मैंने इसको नाम दे दिया डेल्टा एक्स और इसको एक्स। और उसके बाद इसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा ये डिस्टेंस को मैंने उसको नाम दे दिया डेल्टा टी, और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा टी। ओके, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझा होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो छोटा वाला उसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा एक्स और इसको नाम दे दिया डेल्टा टी।
अब मुझे जो वेलोसिटी निकालनी है, जो मेरी वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मेरे को सिर्फ इतने का ही मेरे को निकालना है ना v की वैल्यू, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी मेरा होगा कि उसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब मेरे को डेल एक्स अपॉन डेल टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं डेल एक्स अपॉन डेल टी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बॉल यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने कुछ डिस्टेंस x कवर किया होगा ना, उसने कुछ डिस्टेंस x कवर किया होगा, और वो जो लास्ट का छोटा डिस्टेंस था उसको मैंने डेल्टा x नाम दिया। तो टोटल डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस डेल्टा x। टोटल डिस्टेंस को मैं x प्लस डेल्टा x बोल सकता हूँ ना। सेम उसको यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कुछ टाइम t लगा, बट उसको जो लास्ट का छोटा डिस्टेंस था उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम डेल्टा टी लगा, उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम डेल्टा टी लगा। तो टोटल टाइम में क्या बोल दूंगा, टी प्लस डेल्टा टी बोल दूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो इक्वेशन है ना x इक्वल्स टू 5t², वो तो इस टोटल का इक्वेशन है। और हम लोग जो केस देख रहे हैं अभी भी हम लोग टोटल का ही केस देख रहे हैं, मतलब हम लोग कोई दूसरा केस तो देख नहीं रहे, हम लोग अभी भी उसी केस में। बस हमने क्या किया, हम लोग को एंडिंग पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। एंडिंग पॉइंट में उस जगह पे एट ए इंस्टेंट की अगर मैं बोलूँ कि ऐसा एक कुछ तो रिवर है और यहाँ पे 5 पॉइंट है और आप यहाँ से जा रहे हो, तो मैं अगर बोलूँ कि इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी वो मेरे को बताओ, मतलब मैं एट अ इंस्टेंट सिर्फ उस पोजीशन की वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, बस इतना ही कि मैं सिर्फ उस पोजीशन की वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। तो मुझे अगर एट अ इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ये जो मेरा इक्वेशन है इसके लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि हम अभी भी उसी सिस्टम में, हम लोग उस सिस्टम से बाहर नहीं निकले, हम अभी भी उसी सिस्टम में, उस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकले। अगर वो मेरा एक्स का इक्वेशन इस सिस्टम के लिए फॉलो करता है तो वो इस सिस्टम के लिए भी फॉलो करेगा। तो मेरा जो एक्स का इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर 5t प्लस डेल्टा टी द होल स्क्वायर। आई होप इतना तो कॉमन सा बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैं वेट यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, होल स्क्वायर तो सिर्फ टी के पास है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसे लिख दो, फिर 5। अब टी को क्या, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, उसको निकाल दो। तो टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी द होल स्क्वायर। इसके बाद इसको 5t² लिख दो, प्लस इसको 2 × 5 × 2 10t डेल्टा टी प्लस 5 डेल्टा t²। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5t², उसको यहाँ पे रख दो 5t² प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 5t² दोनों साइड है, तो आई कैन कैंसिल दैम, मैं उनको कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा x मिल जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे 10t डेल्टा टी प्लस 5 डेल्टा टी द होल स्क्वायर। अब मेरे को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद क्या मिला मेरे को, डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू, डेल्टा टी यहाँ से निकल जाएगा, मेरे को मैं पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ, 10t प्लस 5 डेल्टा टी द होल स्क्वायर। अब डेल्टा टी दोनों के नीचे जाएगा, ओके। तो जो मेरा डेल्टा टी है वो ये कैंसिल, और यहाँ पे 2 पावर में 2 है, यहाँ से 1 निकल जाएगा मेरा डेल्टा टी, ओके। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी 10t मिल गया, प्लस यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा 5 डेल्टा टी, ये डेल्टा है 50 मत समझ लेना, 5 डेल्टा टी, इतना मेरे को मिल गया। अब इतना मिलने के बाद जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 10t प्लस 5 डेल्टा टी मुझे मिला है, उसके बाद मैं उसका करूँगा क्या, मैं देखो अब हम सबको मालूम है मेरे जो डेल्टा टी की वैल्यू है, जो मेरा डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या है 0.00001 ना, मतलब वो मैं नथिंग टू मैं उसको 0 के बराबर बोल सकता हूँ। अगर 0 के बराबर मैं उसको बोल सकता हूँ तो मैं इस वैल्यू को भी निगलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब 5 डेल्टा टी पूरी मेरी निकल जाएगी अगर मेरा डेल्टा टी 0 के बराबर हो गया। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं बोलूँ कि आपको ज़मीन पे पहुँचने से पहले जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू होगा उसकी डिस्टेंस चाहिए। अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो आपको 1 सेंटीमीटर छोटा डिस्टेंस लगता होगा, बट अगर आप छोटे लेवल पे जाओगे तो 0.00001 सेंटीमीटर भी
एक डिस्टेंस है ना, आप ज़मीन से उतना ऊपर अगर पहुंच गए तो वो भी क्या होगा, एक छोटा डिस्टेंस ही होगा 0.0001 सेंटीमीटर। तो वो सेंटीमीटर भी मतलब एक वैल्यू तो है, लेकिन वो कैलकुलेशन में लिखने जाए अगर देखेंगे तो वो 0 के बराबर ही मानी जाएगी। तो उसी प्रकार अगर मेरा डेल्टा टी 0 को टेंड्स कर दे, अगर मेरा समय कम लगा है, समय मेरा यहाँ पे कम लगा है, तो मैंने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी तो कम ही डिस्टेंस कवर किया होगा ना, क्योंकि अगर मेरा समय कम लगा तो डिस्टेंस भी मैंने कम ही कवर किया होगा। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 10t बचेगा, यहाँ पे मेरा सिर्फ 10t बचेगा, दूसरा कुछ नहीं बचने वाला। तो डेल एक्स बाय डेल टी कितना मिल गया मेरे को, 10t मिल गया। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ लो, अगर कभी डेल एक्स टेंस टू 0 या डेल टी टेंस टू 0 आपको किधर भी दिखाई दे फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, आपको डेल एक्स टेंस टू 0 का मतलब समझना है dx और डेल टी टेंस टू 0 का मतलब समझना है dt। समझ गए? डेल एक्स टेंस टू 0 का मतलब समझना है dx और डेल टी टेंस टू 0 का मतलब समझना है dt। ओके, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया जो हमको चाहिए था, और एक इक्वेशन ये मिल गया। अब इन्हीं दो इक्वेशन को यूज़ करके हम निकालेंगे अपने डिफरेंशिएशन का एक सबसे पहला फार्मूला। डिफरेंशिएशन में जो निकला था, जो सबसे पहले फार्मूला इमेजिन किया गया था, जिसको डिराइव नहीं किया था, सिर्फ इमेजिन किया गया था, सिर्फ उस फार्मूला को अभी हम लोग देखने की साइंटिस्ट लोगों ने कैसे इमेजिन किया, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे उसको इमेजिन किया, बस हम लोग इमेजिनेशन को समझना है। अगर हम लोग ने चीज़ों को इमेजिनेशन करना सीख लिया तो जेई नीट सीटी ऐसा कौन सा पेपर नहीं जो आपसे क्लियर नहीं होगा, अब हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हो बड़े आसानी से। ओके, तो ये दो इक्वेशन जो हमको मिला है, इन्हीं दो इक्वेशन को अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, क्योंकि ये पेज पूरा भर चुका है। ओके, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हमको उसमें क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू 5t² मिल गया और डेल एक्स बाय डेल टी का वैल्यू 10t मिल गया। ओके, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे और देखा कि वो क्या था कि मेरा जो डेल एक्स का वैल्यू है अगर वो टेंस टू 0 करता है, मेरे डेल टी का वैल्यू जो टेंस टू 0 करता है, हम लोग उसको dx और dt लिख सकते हैं, क्योंकि dx और dt, डेल एक्स और डेल टी हमने किस पॉइंट के लिए निकाला, एकदम इंस्टेंट पॉइंट के लिए ना, एकदम इंस्टेंट पॉइंट के लिए। तो हम लोग ने भी उसी एक इंस्टेंट पॉइंट के लिए dx और dt को लिया, या dx बाय dt का आप समझ सकते हो कि एट ए इंस्टेंट, कि उस पॉइंट के लिए, कि एट ए इंस्टेंट उस पॉइंट के लिए मेरा वैल्यू क्या होगा। ओके, तो dx बाय dt मेरा यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया इस इक्वेशन को, किसमें, dx बाय dt में, dx बाय dt इक्वल्स टू 10t, और यहाँ पे मेरा क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 5t², x इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को, 5t²। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, अभी डिफ्रेंशिएशन में आपको बताऊंगा होता क्या है, लेकिन हमको बिना डिफ्रेंशिएशन किए, हमने डिफ्रेंशिएशन अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी हम लोग को x का डिफ्रेंशिएशन मिल गया, हमने डिफ्रेंशिएशन कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया ना, उसको टाइम के साथ में डेरिवेट किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल a प्लस बी दो होल स्क्वायर प्लस माइनस किया, और हमको ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। किसके बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस पे, dx बाई dt एट ए इंस्टेंट के लिए, कि सिर्फ उस एक पॉइंट के लिए। ओके, तो अभी हम लोग इसी में से फॉर्मूला निकालेंगे अपना, कि साइंटिस्ट लोग ने उसका डेरिवेशन तो बाद में निकाला था, लेकिन पहले उसको इमेजिन कैसे किया था, उसका फॉर्मूला कैसे निकाला था, वो हमको देखना है। ओके, चलिए देखिए, अब अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर 5t² को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मीन्स मैंने dx बाई dt को क्या किया, मैंने डिफ्रेंशिएट किया, इसको समझ लो, इसका मतलब अभी के लिए डिफ्रेंशिएशन ही है। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, 10t मिल गया, तो मैं 10t को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2t लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2t, तो 5t²। अब मेरा 5 और 5 यहाँ पे मैं दोनों को निकाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, t² टेंस टू 2t, मतलब जो मेरा डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू है, dx बाई dt का वैल्यू है, उसमें t² का वैल्यू क्या होता है, मेरा 2t होता है। डिफ्रेंशिएशन में हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको कांस्टेंट समझ के आप बाहर निकाल सकते हो, तो वही कांस्टेंट समझ के हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब t² मेरा 2t कैसे मिला मेरे को, अगर मैं बोलूँ कि इसका जो पावर है इसके आगे उछल के आ गया, तो मेरा t² है, उसका पावर उछल के इसके सामने आ गया,
और टी स्क्वायर मेरा 2 यहाँ पे मिल गया, और जो उसका पावर है वो 1 से डिक्रीमेंट भी हो गया, जो उसका पावर है वो 1 से डिक्रीमेंट भी हो गया। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2t, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या मिल जाएगा मेरे को, 2t के बराबर मिल जाएगा ना। ओके, तो हमने अभी तक देख लिया कि टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमको 2t मिलता है इस लॉजिक से। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालने जाऊँ, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालने जाऊँ तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं यहाँ पे t⁻n लूँ, t⁻n लूँ तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके पावर को आगे लेके आना है, फिर t लिखना है, फिर उसके पावर को 1 से डिक्रीमेंट करना है, ये हमारा सबसे पहला रूल होगा। ओके, हमने यहाँ पे भी सेम काम किया, पावर को आगे लेके आए, फिर उसके पावर को 1 से डिक्रीमेंट किया। अगर मैं यहाँ पे x⁻n रख दूँ तो n इंटू x⁻n-1, n इंटू x⁻n-1। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, d/dx ऑफ x⁻n, d/dx ऑफ x⁻n क्या मिल जाएगा मेरे को, n इंटू x⁻n-1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d/dt था, यहाँ पे d/dt था, d/dt क्यों था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन था वो 5t² था। यहाँ पे जो टर्म होगा वही टर्म नीचे होना चाहिए, यहाँ पे जो टर्म होगा वही टर्म नीचे होना चाहिए। तो डिफ्रेंसिएशन मेरा ऐसे होता है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, y है तो यहाँ पे y होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में t और x के साथ में ही डील करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए x⁻n है तो नीचे ही मेरा क्या है, x है, तो n इंटू x⁻n-1। अगर t के टर्म में आपको फॉर्मूला लिख रहा है तो t⁻n डिवाइडेड बाई dt n इंटू t⁻n-1, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ओके, तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला था। तो ये डिफ्रेंसिएशन का हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था, या इसको बोल सकते हैं। ये हम लोग अभी x के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, t के रिस्पेक्ट में कम आता है जो हम लोग फिजिक्स का टर्म पढ़ते हैं, लेकिन ये हम लोग मैथमेटिक्स का टर्म पढ़े डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव कर लिया बिना किसी मेहनत के, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू हमने डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला निकाला, डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला निकाला। अभी जब आप 12th में जाएंगे या 11th में जब आप मैथ्स पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनको पता लगेगा कि डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन मैथ्स में कम से कम कितने 70% तो फॉर्मूला ऐसे है कि जिन लोगों का पहले प्रूफ आया है, मीन्स पहले उनका आंसर मिल गया है कि उसका आंसर ये होता है, डेरिवेशन बाद में मिला है उनका। पहले मेरे को आंसर मिल गया, डेरिवेशन बाद में मिला है। तो मैथ्स सेम ऐसी है कि हमको पहले आंसर मिल जाएगा लेकिन डेरिवेशन बाद में साइंटिस्ट लोग डिराइव करते हैं। आप लोगों ने मेरे हिसाब से ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन जी का नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले डायरेक्ट लिख के दिए थे, उनका प्रूफ नहीं दिया था। तो उनकी बुक पब्लिश करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनको बोला था कि आप इनका डेरिवेशन दीजिए, तब आपकी बुक क्या होगी, पब्लिश होगी। ओके, तो उन्होंने डेरिवेशन दिया था। डेरिवेशन कब दिया, आंसर लिख दिए थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसके प्रूफ्स दिए। उनका मानना था कि कोई उनकी देवी थी, वो उनको आके आंसर बता के जाती थी उसके। तो उनको पहले आंसर मिला, उसके बाद उन्होंने पूरा डेरिवेशन दिया उसका। ओके, तो हम लोगों ने तो आज अभी तक तो इतना देख लिया कि एक फार्मूला कैसे डिराइव हो, बाकी फार्मूलाज भी ऐसे ही है, लेकिन उसका डेरिवेशन फिजिक्स में नहीं है। आपको उसको सिर्फ याद करके लेना है, सिर्फ उसको याद करके लेना है। ओके, अब देखिए आपके सामने कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फार्मूला तो हमने डिराइव कर लिया, उसके बाद अलग अलग टाइप के अगर फार्मूलाज आए, जैसे कि आपको फार्मूला मिल गया d/dx ऑफ x प्लस वाई, तो इसका क्या मिल जाएगा, ये मेरा समेशन में भी होता है। हम लोग d/dx एक बार इसको देंगे, फिर अपना d/dx एक बार y को देंगे, मीन्स बोलते हैं ना मल्टीप्लाई किया अंदर हमने d/dx का। ओके, यही सेम चीज़ माइनस के लिए भी होगा। अगर यहाँ पे d/dx मेरा x माइनस y है तो dx/dx माइनस dy/dx। तो मैंने क्या किया, x और y की जगह पे दो फंक्शन लिया मैंने, u और v, वो दोनों x के ही फंक्शन है। यहाँ पर जो भी होगा फंक्शन u v x w, जो भी मैं नंबर यहाँ पे स्पेलिंग ला के रख दूँ वो x का फंक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे u इंटू वी, जैसे u v दिया है ना यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ u की वैल्यू मेरी 5x² होगी, v की वैल्यू मेरी 3x होगी।
मतलब ये देखिए u भी मेरा क्या है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे u इंटू वी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसके अंदर मेरे फंक्शन इक्वेशन जो आएगा वो लिख सकता हूँ मैं। तो अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन का तो हमने देख लिया, हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर कोई मल्टीप्लीकेशन का है तो एक बार जो पहला नंबर है उसको बाहर रखना है, उसके बाद सेकेंड नंबर का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर को बाहर रखना है और पहले नंबर का डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे यू आ गया तो बोलते हैं डिफ्रेंशिएटिंग यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये होता है डिफ्रेंशिएटिंग यू को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में जो भी वर्ड आता है, जो भी नंबर आता है वो नीचे बैठता है हमेशा, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है यू को एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, इसको हम लोग u इंटू वी बोलते हैं। अगर u डिवाइडेड बाई वी, अगर u और v डिवाइड हुए तो फॉर्मूला कैसा होगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स और नीचे वाले का स्क्वायर। ये भी क्या होगा, मेरा u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x होंगे। ओके, अगर कोई कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर के पास x का फंक्शन नहीं होगा। इसमें अगर बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इसके पास x का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, मेरे को जीरो मिल जाएगा। ओके, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू सम नंबर है, कॉन्स्टेंट इंटू कोई फंक्शन है u और वो फंक्शन मेरा x का है u, तो कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल दूंगा। अगर कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो अब उसको जीरो नहीं करना गलती से भी, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना है और फिर डी यू बाई डी एक्स करना है, तब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ये कुछ 4-5 बेसिक फार्मूलाज है जो हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं। डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब और होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब और होता है जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, और अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैं इसका स्लोप 2 ही पॉइंट से निकाल सकता हूँ जहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, मुझे स्लोप भी वही पॉइंट से मिलेगा। एक तो ये पॉइंट है और एक तो ये पॉइंट है। मैं यहाँ से इसका स्लोप निकालूँ या यहाँ से इसका स्लोप निकालूँ, मैं वहाँ से क्या है टेंजेंट वाली लाइन मार दूंगा और उसकी स्लोप निकाल लूँगा। स्लोप निकालने का मेथड होता है वो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। ओके, फिजिक्स लैब में, कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट लेना है, फिर उसके स्लोप का फार्मूला लगा देंगे। स्लोप का फार्मूला आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बेसिक फार्मूला था अपना। सेम फार्मूला वही यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद। अब मेरा डिफरेंशिएशन का जो मतलब है उसको मैं स्लोप कैसे बोल सकता हूँ, देखिए स्लोप यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है। अगर मैं y2 माइनस y1 को सिर्फ y लिखूँ और x2 माइनस x1 को सिर्फ x लिखूँ, दोनों मतलब तो वही है कि ऊपर मेरा y का फंक्शन बैठेगा और नीचे x का फंक्शन बैठेगा। तो मेरा जो dy बाई डी एक्स है, मैं देख सकता हूँ कि ऊपर मेरा y का फंक्शन है और नीचे मेरा x का फंक्शन है, तो इसको भी तो मैं अपना स्लोप बोल सकता हूँ ना। कि मानो जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है, तो मैं बोल दिया कि ये हाइट बहुत छोटी है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के जितनी ही छोटी है, तो ये dy और ये मेरा dx में, क्योंकि मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मेरा जो tan थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स अपोजिट बाय dx, तो dy बाई डी एक्स मेरे को मेरा tan थीटा मिल गया। अब इसी tan थीटा को हम लोग ने अपने स्कूल लेवल पे स्लोप भी बोला है, इसीलिए मैं अपने स्लोप को dy बाई डी एक्स भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे किसी फंक्शन का स्लोप निकालना है और मैं अगर उसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, तो मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरा dy बाई डी एक्स होता क्या है, वो स्लोप के बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे जो मेरा y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मेरा y भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा। जब मेरा y x का फंक्शन होगा तभी वो डिफरेंशिएट होगा, नहीं तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। जैसे मैंने y का यहाँ पे कोई इक्वेशन दे दूंगा, जैसे लाइन है ना, ये मेरे को साइन की वजह से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा साइन x। तो ये जो x है देखिए, ये भी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मेरा y क्या है, x का फंक्शन है, इसलिए वो डिफरेंशिएट हो रहा है x के साथ में। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ होगा कि डिफरेंशिएशन को स्लोप क्यों बोला जाता है।
ओके, तो आप सबके स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का। और यहाँ पे ध्यान देखिए, ये सब एक्स के फंक्शन है, ये सब एक्स के ही फंक्शन है। हमने एंगल की जगह पे क्या लिया, एक्स लिया। ओके, तो इन एक्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब इसको याद करके लीजिए, मैं इसको इमेजिन करना भी सिखाऊंगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन को भी इमेजिन कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, उसके बाद में टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स फिर से रिपीट हो गया, लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का होता है मेरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ए रेज टू एक्स। यहाँ पे ए मेरा एक कांस्टेंट नंबर है, अगर उसके पावर में एक्स बैठा, यहाँ पे भी एक्स है देखिए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए रेज टू एक्स एल एन इंटू ए। एल एन क्या होता है मेरा, एल एन मेरा होता है नेचुरल लॉग। अगर आपने लॉग में नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ोगे, नेचुरल लॉग होता है। एल एन मेरा होता है, जैसे एल एन एक्स है ना, तो वो मेरा बराबर होता है लॉग ई विद द एक्स, लॉग ई, लॉग ऑफ विद द बेस ई ऑफ एक्स। ओके, तो एल एन मेरा होता है नेचुरल लॉग, ये मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स, यहाँ पे भी एक्स है तो ये ई रेज टू एक्स से आता है। और अगर एल एन एक्स है डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग, वो मेरा होता है 1/x, मेरा क्या होता है 1/x होता है। तो इतना बेसिक फार्मूलाज है, वो हमको आना ही चाहिए। जो पीछे के हमने 5 फार्मूलाज देखे, u इंटू वी के, u बाई वी के, u प्लस वी और u माइनस वी के, और कॉन्स्टेंट के, और एक्स रेज टू एन का सबसे बेसिक फार्मूला जो हमने डिराइव किया अपने इमेजिनेशन से, बिना किसी डिफरेंशिएशन का कोई टर्म यूज़ किए। ओके, तो इतने फार्मूलाज तो आपको डिफरेंशिएशन में याद होने ही चाहिए, ताकि आप और अच्छे से डिफरेंशिएशन को, फिजिक्स को समझ सके। तो इतना सब आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख के लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा, अभी आपको ना मैं दिखाता हूँ कि साइन एक्स और कॉस एक्स को कैसे इमेजिन किया जाए। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे पेपर पे दिखा दिया कि हम लोग बिना डेरिवेशन किए भी इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स निकाल सकते, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स ला सकते हैं। तो आप टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का घर पे ट्राई कीजिए खुद से, घर पे ट्राई कीजिए खुद से। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का तो मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मेरा डी बाई डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है मेरा। ये हमको पता है, हमने पीछे देखा और याद भी कर लिया। अब जानने की ये होता कैसे है, डेरिवेशन लेवल पे अभी नहीं जाना है। जब आप मैथ्स को अच्छे से 12th में पढ़ लेंगे, आपको 12th में 11th में इसके डेरिवेशंस मिलेंगे आगे, तो आप तब उसका डेरिवेशन पढ़ लेना। लेकिन हमको एक कॉमन सेंस पे इसका, मीन्स इमेजिनेशन पे इसका जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, कि वो होता क्या है, डिफरेंशिएशन को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। बस सिर्फ स्लोप पे से ही हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कॉस एक्स। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है मेरा, कुछ ऐसा मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, कुछ ऐसा मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है। आप सबको मालूम होगा कि इस ग्राफ को हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बोलते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे स्लोप क्या होता है मेरा, जहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज होती है, जहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज होती है फटाक से, तो वो इस जगह को बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ से मेरी वैल्यू बढ़ते बढ़ते घट गई, फिर घटते घटते बढ़ गई, तो वो क्या मेरी 4 वैल्यू हो गई। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैंने स्टार्टिंग पॉइंट का स्लोप लिया, क्योंकि ये 0 से नज़दीक है, ये मेरे ओरिजिन से नज़दीक है, तो मेरे को आंसर एकदम एक्यूरेट मिलेगा, मेरे को आंसर एकदम। और अगर कभी भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसी भी ग्राफ का अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, तो आपको जो पॉइंट लेना वो हमेशा ओरिजिन के नज़दीक में होना चाहिए, वो पॉइंट हमेशा ओरिजिन के नज़दीक में होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट का एक मतलब और होता है तोड़ना, डिफ्रेंशिएट का एक मतलब और होता है ब्रेक करना। क्या करना, ब्रेक करना। ओके, आप जो फिजिक्स और मैथ्स के पीछे की स्टोरी पढ़ोगे ना कि उस टाइम पे बीसी में, एडी में क्या क्या हुआ था, तो आपको चीज़ें ना अच्छे से समझ में आने लगेगी। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने इस ग्राफ के इस स्लोप को पूरे ग्राफ से मैंने ब्रेक किया। जो मेरा पॉइंट था ना, मैंने उस पॉइंट को पूरे ग्राफ से ब्रेक किया और निकाल दिया, तो उसके जो पीछे का हिस्सा था वो मेरा निकल जाएगा,
उसको जो पीछे का हिस्सा था वो मेरा निकल जाएगा, तो मेरे को एक नया एक्सिस मिलता है, मेरे को एक नया एक्सिस मिलता है। ओके, तो मैंने उस नए एक्सिस को क्या किया, ड्रॉ किया, मैंने उस नए एक्सिस को ड्रॉ किया। तो मेरे को कैसा मिला, कुछ ऐसा मेरे को मिलेगा, वो कुछ ऐसा मेरे को मिलेगा। देखिए ये मेरा ग्राफ है साइन एक्स का, बट स्लोप पे जब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, जब मैंने उसका स्लोप लिया, स्लोप का पॉइंट लिया और उसको डिफरेंशिएट किया, तो ये जो मेरे को ग्राफ मिला ना, ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है, ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है। ये मेरा कौन सा ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है, समझे आप, मेरा कौन सा ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। समझ गए। कैसे निकालना है हमको, ओरिजिन से जो पॉइंट पहले नज़दीक पड़ेगा, ओरिजिन से जो पॉइंट पहले नज़दीक पड़ेगा मेरे को वही पॉइंट लेना है और वहाँ से उसको ब्रेक मारना है, तो मेरे को ग्राफ का डिफरेंशिएटिंग वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। जैसे साइन एक्स था, मेरे को कॉस एक्स मिल गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कॉस एक्स से माइनस साइन एक्स कैसे आता है, कॉस एक्स से माइनस साइन एक्स कैसे आता है। देखिए अब मैंने क्या किया, इसका जो पॉइंट है यहाँ पे, देखिए इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कौन सा है इसका, सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट सबसे नज़दीक का पॉइंट है। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे इस ग्राफ को ब्रेक किया, मैंने इस पॉइंट पे इस ग्राफ को ब्रेक किया। जब इस ब्रेक पॉइंट को इस ग्राफ से ब्रेक मीन्स इस पॉइंट को ग्राफ से ब्रेक कर दी, पीछे का पार्ट मेरा निकल जाएगा क्योंकि मैंने उसको तोड़ के या ब्रेक किया और निकाल दिया। तो मेरे को जो नया ग्राफ मिलेगा वो मेरा कुछ ऐसा होगा, जो मेरे को नया ग्राफ मिलेगा। देखिए ना, कुछ ऐसा मेरे को मिला है। और ये जो मेरा ग्राफ है ना, देखिए मेरा जो साइन एक्सिस है वो प्लस से और ये मेरा माइनस से, तो ये जो मेरा ग्राफ है वो माइनस साइन एक्स का है। हमने अभी क्या किया, कॉस एक्स के ग्राफ को तोड़ा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया हमने, कॉस एक्स किया ग्राफिकल मेथड से तोड़ने के बाद, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिला हमको, माइनस साइन एक्स। क्या मिला हमको, माइनस साइन एक्स। तो हमने बड़े आसानी से देख के समझ लिया कि ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बट हमको वो मालूम होना चाहिए कि हम लोग को कहाँ से पॉइंट को तोड़ना है। जो पॉइंट ओरिजिन के सबसे नज़दीक होगा, जो पॉइंट ओरिजिन के सबसे नज़दीक होगा, हम लोग को उसी पॉइंट को तोड़ना है। तो ग्राफ हम लोग को यहाँ पे कैसे मिला, जो पॉइंट सबसे नज़दीक होगा उस पॉइंट को हम लोग को तोड़ना है और उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है ग्राफिकल मेथड से। अब तक हमने डिफ्रेंशिएशन में क्या क्या देखा, डिफ्रेंशिएशन में हमने क्या क्या देखा कि डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब होता है एट अ इंस्टेंट, क्या होता है, एक मतलब एट अ इंस्टेंट होता है। फिर उसके बाद इसका मतलब भी स्लोप भी होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब स्लोप भी होता है। और डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग मेथड। ये ब्रेकिंग मेथड मैं बोलता हूँ कि ये ब्रेकिंग मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएशन करने में मुझे खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो मैं इजीली कर सकता हूँ ब्रेकिंग मेथड से। ओके, तो हमने अभी 3 मेथड देखे। अब इसके ऊपर ना कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, जिससे कि हमारे जो इक्वेशन है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, इससे आप ये कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे y लिया है x² x³ अपॉन x⁴ dy/dx और एक y = x⁴ dy/dx। अब जो बच्चे सोचते रहेंगे कि हमको t² का 2x मिला था तो 3x का 3x² मिलेगा, वैसा गलती कभी मत करना। जैसे कि अगर मैं x² का डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर यहाँ पे आएगा आगे और उसका एक ऊपर वाला डिक्रीमेंट होगा तो 2 - 1 1, तो ये 2x मिलेगा। और अगर x³ का निकालता हूँ तो पावर सामने आएगा x और पावर 1 से कम होगा तो 3x² मिल जाएगा। तो इसको ना कभी गलती से भी ना आप ऐसा 2x × 3x² डिवाइडेड बाय इसको 4x³, 4 सामने आएगा और पावर 1 से कम होगा, ऐसा मत गलती से ही मत लिखना कभी, ऐसा पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर देखना दोनों सेम फंक्शन है तो उनको सॉल्व करना, ये मेरा x⁵ बन जाएगा, ये मेरा x⁴ बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है ना मेरा कि a⁻m और a⁻n को मेरे को a⁻m+n भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी क्या बेस सेम है, तो 2 + 3 5 होगा और नीचे x⁴, तो ये पावर 4 से इसका पावर 4 निकल जाएगा, यहाँ पे केवल एक पावर बचेगा, y = x मिलेगा मेरे को। तो फिर मेरा d/dx जो y की जगह मैं x रख दूंगा। अगर सिर्फ एक ही फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे भी x हो, तो उसका आंसर 1 आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा इसका।
अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, इस वाले क्वेश्चन में मुझे y दिया हुआ है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2 इसको यहाँ पे रखना है। अभी मेरा क्या एक्स रेस टू एन का जैसा कुछ मेरे को दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके पावर को सामने लिया 1/2 एक्स रेस टू और इसके पावर को 1 से डिक्रीमेंट किया, तो 1/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 यहाँ पे -2 होल 2 मैंने वहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 एक्स 2 - 1 -1/2। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये 1/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 प्लस में बन जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे आते प्लस, अगर नीचे माइनस रखो तो ऊपर जाते प्लस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और एक्स रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है √x, तो मेरे को dy बाई डी एक्स मीन्स एक्स रेस टू 1/2 क्या मिल गया 1/2 √x मिल गया। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। हम लोग एक क्वेश्चन u इंटू वी के ऊपर भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मेरा sin x इंटू कॉस एक्स है, मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। मैंने क्या किया dy बाई डी एक्स लिखा और यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख दिया sin x इंटू कॉस एक्स। अब मेरा ये देखिए इसको मैं u बोल सकता हूँ, इसको मैं v बोल सकता हूँ। मेरे दो फंक्शन है u इंटू वी, मेरे दो फंक्शन है u और v जिनका मैंने क्या कर रहा हूँ प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो u इंटू वी अगर जब दो मेरे मल्टीप्लिकेशन का मैं डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ तो उसका एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा u बाहर आएगा मतलब साइन x बाहर आएगा, फिर मेरा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या किया हमने u को बाहर रखा और v का डिफ्रेंशिएशन किया, मतलब एक टर्म बाहर आएगा और एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर प्लस अभी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन और कॉस एक्स को बाहर रखो और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब एक टर्म बाहर तो एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंस तो साइन एक्स तो वैसे ही आएगा मेरा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और याद रखना हमेशा जो टर्म सी ओ यानी को से चालू होता है उसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव ही होता है। सी ओ से जो भी टर्म चालू होता है उसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सीधा करूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरे को क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो मेरे को ये मेरे डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मिल गई। अब आप सबके लिए होमवर्क है जो आप खुद से ट्राई करोगे देख के, वो होमवर्क ये है आपका कि आप y इज इक्वल्स टू मैंने क्या दिया आपको साइन एक्स बाय कॉस एक्स दिया है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। साइन एक्स बाई कॉट एक्स टेन एक्स होता है, मैंने टेन एक्स का फॉर्मूला दिया लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको इसके अंदर u बाई वी मीन्स डी बाई, मैं फॉर्मूला ये बताता हूँ आपको, u बाई वी का फॉर्मूला लगाना है जो होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। आपको ये आपका u है और ये आपका v है, आपको ये फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझा होगा और आपने इमेजिन भी किया होगा डिफ्रेंशिएशन को। अभी हम लोग चालू करेंगे अपना इंटीग्रेशन जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो हमने अपने इस पार्ट 5 में डिफ्रेंशिएशन देखा, बड़े अच्छे से देखा, डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से समझा, इमेजिन किया, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम सीटी और जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अभी हम लोग अपने आने वाले पार्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है, उससे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो अभी हमने डिफ्रेंशिएशन देखा, अभी जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन में, तब तक के लिए बाय। ओके।